अक्टूबर 1947 का वक्त दिल्ली में एक बहुत ही अहम कागज पर दस्तखत किए गए थे और उस कागज पर स्याही अभी ठीक से सूखी भी नहीं थी और उधर कराची में बेचैनी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ये सोचना भी काफी हैरान कर देता है कि अगर उस दिन रनवे पर उतरने वाला वो अकेला विमान, मतलब अगर वो कुछ घंटे लेट हो जाता या किसी वजह से उससे रोक लिया जाता, तो शायद आज इस उपमहाद्वीप का भूगोल और इतिहास कुछ और ही होता। बिल्कुल, एक ऐसा समय जब हर गुजरता हुआ पल भविष्य की नई सीमाएं गढ़ रहा था। तो चलिए आज की इस चर्चा में इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य 1947 के कश्मीर विलय के दौरान के उन निर्णायक 48 घंटों का, मतलब उन 2 दिनों का गहरा विश्लेषण करना है। भयानक देरी की और उसे एक इनकार की दास्तान है जिसने आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय कर दिया। हाँ, और इस पूरी घटना की परतें खोलने के लिए हमारे पास कई बेहद प्रामाणिक स्रोत हैं। जैसे हम जिन दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं उनमें भारत सरकार का व्हाइट पेपर ऑन जम्मू एंड कश्मीर जो 1948 में आया था वो शामिल है। हाँ, और इस व्हाइट पेपर को अगर सरल भाषा में समझें तो श्वेत पत्र किसी भी सरकार द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें किसी बड़े मुद्दे पर तथ्य और सबूत सिलसिलेवार तरीके से रखे जाते हैं। सही बात है। और इसके अलावा हम वीपी मेनन की मशहूर किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इतिहासकार एलिस्टर लैम की कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी और स्टैनली वॉलपर्ट द्वारा लिखी गई जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पर भी गौर करेंगे। और इसमें लॉर्ड माउंटबैटन के निजी और आधिकारिक दस्तावेज और 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड्स भी हमारी इस चर्चा का आधार हैं। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। चूंकि इन दस्तावेजों में अलग अलग और कई बार पूरी तरह से विपरीत राजनीतिक दृष्टिकोण मौजूद हैं, इसलिए इस चर्चा में किसी भी पक्ष का, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मूल स्रोतों में दी गई जानकारियों, दावों और विचारों को बिना किसी पक्षपात के सामने रखना है। सही कहा। इतिहास को समझना जरूरी है, उस पर फैसला सुनाना हमारा काम नहीं है। तो अगर 1947 के उन 48 घंटों की अहमियत को समझना हो तो मैं सोच रही थी शुरुआत कहाँ से की जाए। घटनाओं की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी अगस्त 1947 के उस दौर में जाना होगा। ब्रिटिश हुकूमत जा चुकी थी, भारत और पाकिस्तान 2 नए मुल्क बन चुके थे। लेकिन ब्रिटिश इंडिया की कहानी सिर्फ इन 2 मुल्कों तक सीमित नहीं थी। हाँ, उस वक्त 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें ये तय करना था कि मतलब वो किस तरफ जाएंगी। बिल्कुल, इसे एक बहुत बड़े जिक्सा पजल की तरह देखा जा सकता है जिसका सबसे पेचीदा और उलझा हुआ टुकड़ा था जम्मू और कश्मीर, जिसका काफी बड़ा भाग, मतलब जिसकी बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, लेकिन सत्ता की बागडोर एक हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह के हाथों में थी। सही बात है। अब 15 अगस्त तो बीत चुका था, लेकिन महाराजा ने तब तक कोई फैसला नहीं लिया था। दस्तावेज बताते हैं कि इसी असमंजस के बीच कश्मीर की तरफ से दोनों मुल्कों को एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट यानी यथास्थिति बनाए रखने का प्रस्ताव भेजा गया था। तो ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट असल में था क्या, और दोनों मुल्कों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी? मैं दस्तावेजों को पढ़ रही थी तो मुझे काफी अलग रवैये दिखे दोनों तरफ से। इसे आज की भाषा में समझे तो ये एक तरह का पॉज बटन दबाने जैसा था। कश्मीर कह रहा था कि जब तक हम कोई अंतिम फैसला नहीं लेते तब तक व्यापार, डाक, तार और रेलवे जैसी जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं ब्रिटिश काल से चल रही हैं उन्हें वैसे ही चलने दिया जाए। अच्छा, तो एक तरह से वक्त मांग रहे थे वो। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पॉज बटन को तुरंत स्वीकार कर लिया। उनके लिए ये संचार और रसद की लाइनों को खुला रखने का एक सीधा तरीका था। लेकिन भारत ने इस पर तुरंत सहमति नहीं दी थी, है ना? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने जवाब दिया कि ऐसे किसी भी समझौते से पहले कश्मीर के प्रतिनिधियों को विस्तृत चर्चा के लिए दिल्ली आना चाहिए। तो क्या इसी विस्तृत चर्चा की शर्त के कारण वो कीमती समय बीतता गया? क्योंकि एक तरफ बातचीत की रूपरेखा बन ही रही थी और दूसरी तरफ जमीनी हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। सही कहा।
और फिर आती है 22 अक्टूबर 1947 की वो तारीख जिसका जिक्र हर दस्तावेज में एक बड़े झटके की तरह किया गया है। हाँ, उस दिन असल में हुआ क्या था? 22 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP से बड़ी संख्या में हथियारों से लैस कबायली लड़ाके कश्मीर की सीमा में दाखिल हो गए। उन्होंने मुजफ्फराबाद को पार किया और तेजी से बारामूला तक पहुंच गए। और बारामूला श्रीनगर से काफी करीब है, मतलब वहाँ से राजधानी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, स्रोतों में उस समय के हालात का वर्णन बहुत खौफनाक है। कश्मीर की अपनी रियासती सेनाएं लड़ाकों के सामने टिक नहीं पाई। श्रीनगर में बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी, पूरे शहर में अंधेरा और खौफ था। लेकिन यहाँ स्रोतों को गहराई से देखने पर एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। मैंने ध्यान दिया कि इस हमले को